विजडम फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत क्वाड में भी हिस्सा ले रहा है और वो रसिया और यूक्रेन के मामले पर भी अपनी निष्पक्ष भूमिका साथ लेकर चल रहा है। और इसी संतुलन ने अमेरिका जैसे देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए हम बात विस्तार से करते हैं। ये बात सब जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ और उनके नेता अब तक पुतिन के दिमाग और उनकी कार्यशैली को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों के नेताओं की अजमंसस में डाल दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत के दिमाग में क्या चल रहा है। आप सभी को पता है कि भारत का रूस का समर्थन है, शायद ऐसा हम सभी और पूरे देश को लगता है। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान अनुपस्थिति रहकर एक तरह से रसिया का समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ इस वोटिंग के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्वाड में केवल यहाँ पर 4 देश होते हैं। इनमें भारत को छोड़कर बाकी सभी 3 देशों ने रसिया के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है, लेकिन भारत ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भारत क्वाड में हिस्सा ले रहा है और रसिया और यूक्रेन के मामले पर भी अपनी निष्पक्ष भूमिका साथ लेकर चल रहा है। और इसी संतुलन ने अमेरिका जैसों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर भारत के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस बैठक में आज प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहा और इसके बाद हमारे भारत देश के कूटनीतिज्ञों ने आखिर क्या समझा। क्या था मकसद क्वाड का, इस चर्चा पर भी हम चर्चा करें। दरअसल क्वाड का गठन वर्ष 2004 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इंडो पैसिफिक को हिंदी में प्रशांत महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके को मिलाकर बना है। इसकी सीमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छूती है। अब क्योंकि नक्शे पर इसका आकार चतुर्भुज की तरह है, इसलिए इसे क्वाड कहा जाता है। इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी आता है, जिसे लेकर चीन का 9 देशों के साथ विवाद है। संक्षेप में समझे तो क्वाड चीन के खिलाफ तैयार हुआ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इसके उद्देश्य का विस्तार हो। इससे चीन की तरह रसिया को एजेंडा पर लाया जा रहा है, जबकि भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। आज से 2 महीना पहले तक अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर था, लेकिन अब ये फोकस चीन से रसिया पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन भारत का हित इसमें है कि वो ये सुनिश्चित करे कि क्वाड चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए काम करता रहे और प्रधानमंत्री इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य और फोकस हिंद और प्रशांत महासागर में भारत के हितों पर था, चीन के खतरे को लेकर था और भारत ने रशिया पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। महाशक्तियों के बीच संतुलन कैसे बैठाया जाता है, ये आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ों के बारे में बताया। आज भारत और दूसरे देशों में जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि वो रसिया के साथ है या अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ, ऐसा लोगों को हम बताना चाहता है कि कूटनीति के खेल में वही देश जीतता है जो शुरुआत में अपने पत्ते नहीं दिखाता। भारत भी ये जाहिर नहीं करना चाहता कि वो किसके साथ है। वो संतुलन के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत कर रहा है। वे रसिया के साथ लगातार संपर्क में है और अब तक हमारे देश में
2 बार व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मामले पर बात भी हो चुका है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध का सबसे ज़्यादा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 साल बाद कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल पहुंची है और अनुमान है कि अगर ये युद्ध 15 दिन और चला तो ये कीमतें $130 प्रति बैरल भी पहुंच सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस रसिया की वजह से कच्चे तेल की कीमतें में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, उसी रसिया को इसका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। अमेरिका के बाद रूस कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रसिया प्रतिदिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिनमें से 50 से 60 लाख बैरल कच्चे तेल वो हर रोज दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता है। और इसी देशों में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया जैसे पश्चिमी देश शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया जो कच्चा तेल बेचता है उसका आधा हिस्सा इन्हीं देशों से मिलता है। अब बात करते हैं ओपेक पर की बात। अब पॉइंट ये है कि पश्चिमी देश चाहता है कि रसिया की घेराबंदी के लिए ओपेक देश अर्थात कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा दे, ताकि वो रसिया पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और रसिया की तेल कंपनियों को इससे ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन ओपेक देश ने ऐसा करने से मना कर दिया। इन देशों में ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश हैं। सऊदी अरब तो कच्चे तेल के उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि ओपेक देशों के इनकार करने से पश्चिमी देश चाह कर भी तेल के लिए अपनी निर्भरता को रसिया से घटा नहीं पा रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रसिया को फायदा हो रहा है। अनुमान है कि अगर इस साल कच्चे तेल की कीमतें औसतन $90 प्रति बैरल से ज़्यादा रहती है तो रसिया को लगभग $65 बिलियन यानी 4,87,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। यानी रसिया की तेल कंपनी को इस संकट से जबरदस्त मुनाफा होगा, जबकि ऐसे देश जो कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करते और जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए भारत दुनिया में कच्चे तेल के आयात करने वाला टॉप 3 देशों में शामिल है और यही वजह है कि इसकी कीमतें हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करती है और अब भी ऐसा ही हो रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें के दाम ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ जाए। इससे भारत के बाज़ारों पर भी एक अस्थिरता पैदा होगी, यानी युद्ध शुरू करने वाला रसिया को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन भारत और दूसरे देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।